क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 1 और 2 के अंदर हमारा डिस्कशन इस चीज़ को लेकर हुआ था कि इंग्लिश बेसिक्स बताए थे मैंने, कुछ एक दो क्वेश्चंस शुरुआत में चर्चा की थी कि पार्ट ऑफ स्पीच से पहले हम ये इस बात पे आए थे कि अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट का मतलब क्या है, अल्फ़ाबेट्स का मतलब क्या है। उसके बाद कुछ और बेसिक्स जानते हुए हमने पार्ट ऑफ स्पीच शुरू किए। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने कहा कि आजकल की कैटेगरी के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच सही नहीं है, वर्ड कैटेगरी ज़्यादा सही शब्द है। और वर्ड कैटेगरी में एक चीज़ हमने डिस्कस की, नाउन की पहचान हमने सीखी, नाउन का फंक्शन सीखा। आज की क्लास में देखो, प्रोनाउन वैसे ज़्यादा कुछ कारगर नहीं है, पहचानना आसान है, लेकिन फिर भी हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउंस, कैसे आप प्रोनाउन की पहचान करेंगे, ये हेडिंग डालनी है आपको। प्रोनाउन की पहचान कैसे करेंगे। वैसे मैं फिर बता दूं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये बात, क्योंकि प्रोनाउन आप आसानी से पहचान भी लेंगे। फिर भी कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, उसके बाद आज की क्लास में कुछ वोकैब भी होगी और आज से मैं वोकैब स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास में। तो 5-10 वर्ड्स हम लोग डिस्कस करते चलेंगे साथ साथ। तो एक ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट कर देंगे, एक साथ साथ में वोकैब भी। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF आप कलेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम आशीष क्लासेस है। वहाँ से 2 सेशंस जो पहले हो गए हैं वो उसकी PDF भी आपको उपलब्ध करवा दी गई है, इसकी PDF भी मिल जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन। देखिए, प्रोनाउन जो शब्द है इसको हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। चूँकि बहुत ही बेसिक से ले रहा हूँ मैं, छोटी छोटी बातों को मेंशन करते हुए चल रहा हूँ, और उतना बता रहा हूँ जितना कि SSC के एस्पिरेंट्स के लिए, बैंक के एस्पिरेंट्स के लिए या डिफेंस के एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी है। तो सर्वनाम इसको बोलते हैं। और हिंदी व्याकरण के अनुसार जब इसकी आप डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि नाउन के स्थान पर जो शब्द आते हैं, हालांकि डेफिनेशन से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी देख लें आप, एग्जाम्पल में समझ जाएंगे। नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन आपको दी हुई होती है। नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं, ये है इसकी डेफिनेशन। अब इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊं अगर, तो यूँ कह सकते हैं कि जैसे एक सेंटेंस है, ऋतिक इज माई फ्रेंड, और मैं इसी के आगे लिखूं ही इज फ्रॉम दिल्ली। और अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फिलहाल जो आपने सीखा है उसके हिसाब से नाउन कौन कौन से हैं, तो आप इसको नाउन एन सर्कल अगर हम करेंगे तो एक तो ये वाला नाउन है, ठीक है, मैंने इनबॉक्स कर दिया इसको। ऋतिक नाउन है क्योंकि ये किसी का नाम है। मैंने ये बताया था कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में आने वाले शब्द नाउन कहलाते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं आपको तुरंत स्ट्राइक होने चाहिए। ये वर्ड्स माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, इनके ठीक बाद जो शब्द आए हैं वो नाउन, तो फ्रेंड नाउन है। अब आप देखेंगे कि ऋतिक के लिए एक शब्द यूज किया गया है, ही। भाई ऋतिक मेरा मित्र है और वह दिल्ली से है, तो निश्चित सी बात है कि ही का संबंध इस ऋतिक शब्द से है। तो नाउन के स्थान पर हमने ही लिया। लेने को तो हम ऋतिक भी ले सकते हैं, ऋतिक इज़ माई फ्रेंड, ऋतिक इज़ फ्रॉम दिल्ली, और आगे चलते चलते ऋतिक को रिपीट करते चलो। लेकिन ये आपको ही सुनने में अजीब लगेगा कि बार बार में ऋतिक नाम लिया जा रहा है। तो इसलिए एक ऐसी व्यवस्था है ग्रामर में कि नाउन के स्थान पर हम लगाते हैं प्रोनाउन। तो ये ही है, वो ऋतिक के स्थान पर आ गया, इसलिए ये हो गया प्रोनाउन। फिर मैंने आपसे कहा था कि नाम किसी का भी हो तो नाउन है, तो दिल्ली यहाँ पे नाम है तो ये नाउन है। और वैसे भी आप समझें, मैंने आपसे ये कहा था, फंक्शन बताए थे तो, कि प्रेपोजिशन अपने बाद में लेता है एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है हमेशा नाउन या प्रोनाउन। चूँकि ये प्रोनाउन नहीं है, अभी आप समझ जाएंगे थोड़ी देर में, तो ये नाउन हो गया, तो ये नाउन है। तो ऐसे करके हमने इस सेंटेंस में वो जाना है जो अभी तक हमने सीखा है। ऋतिक किसी व्यक्ति का नाम, इसलिए नाउन। यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव, आगे वाला शब्द नाउन। ही का प्रयोग ऋतिक के स्थान पे, इसलिए प्रोनाउन। दिल्ली सिटी का नेम, इसलिए नाउन। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। इस एक सिंपल से एग्जांपल से हमें 2 चीज़ें क्लियर होती हैं, नाउन और प्रोनाउन। तो डेफिनेशन से वैसे कोई लेना देना नहीं है, डेफिनेशन विल नॉट हेल्प यू, लेकिन आपको इतनी ज़रूर हेल्प करेगी कि प्रोनाउन वास्तव में जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है उसके हिसाब से हम प्रोनाउन को देख सकते हैं कि जो नाउन के स्थान पर आएंगे वही प्रोनाउन है। ठीक है,
आगे देखिए, थोड़ा सा बता देता हूँ इस प्रोनाउन के बारे में। आप बार बार में देखिए, जब प्रोनाउन पढ़ते हैं तो 3 पर्सन्स पढ़ते हैं और वो पर्सनल प्रोनाउन का हिस्सा होता है। बाकी मैं गहराई से बात तब करूँगा जब मैं टॉपिक पे आऊँगा। फिलहाल के लिए थोड़ा सा आप लोग जो पर्सन्स पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। संस्कृत भाषा में भी ऐसी एक व्यवस्था होती है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक वैसे ही पुरुष यहाँ पर है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से मतलब क्या है, ये क्या काम करेगा, ये क्या हेल्प करेगा। जब आप नरेशन पढ़ोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ोगे, तो वहाँ पे प्रोनाउन चेंज करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। प्रोनाउन जब हम पढ़ेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन पहला पार्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे ये चीज़ काम की है। तो फिलहाल तो हम सीख रहे हैं कि प्रोनाउन की पहचान करना। तो अभी मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने कहा ही प्रोनाउन है, और आपके मन में प्रश्न उठ जाए कि ही कौन सा प्रोनाउन है, तो उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन तीनों की हमें ज़रूरत पड़ती है डायलॉग के लिए, कॉन्वर्सेशन के लिए, बातचीत के लिए। जैसे फ़िलहाल मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, टॉपिक चल रहा है प्रोनाउन की पहचान करना, तो ये बातचीत हो गई। आप बोलोगे, मैं सुनूंगा, किसी के बारे में बोलोगे, तो ये कॉन्वर्सेशन हो जाएगा। तो ऐसे करके फर्स्ट पर्सन जो है वो तो होता है स्पीकर, जो बोलने वाला हो। सेकंड पर्सन का मतलब है लिसनर, जो सुनने वाला हो। और थर्ड पर्सन से मतलब है टॉपिक, जिसके विषय में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके 3 पर्सन्स हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो बोलने वाला होगा वो फर्स्ट पर्सन होगा, जो सुनने वाला होगा वो सेकंड है, जो टॉपिक है वो थर्ड है। और इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपको ये समझ में आएगा कि चूंकि मैं बोल रहा हूँ तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन। आप सुन रहे हैं तो आप या तुम के लिए अंग्रेजी में एक शब्द होता है यू। और टॉपिक, चूंकि मैं प्रोनाउन डिस्कस कर रहा हूँ, तो टॉपिक के 2 कैटेगरीज होंगी। या तो वो लिविंग टॉपिक होगा, मीन्स सजीव के बारे में बात करेंगे, या फिर हम बात करेंगे नॉन लिविंग के बारे में, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के बारे में, निर्जीव के बारे में। ठीक है, भी बातचीत टॉपिक जब बात करेंगे तो 2 की ही बात कर सकते हैं। या तो बात कर सकते हैं लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में, सजीवों के बारे में, या फिर बात कर सकते हैं निर्जीव के बारे में। जब सजीव होगा तो 2 ऑप्शंस होंगे कि या तो हम पुरुष के बारे में बात करें या फिर महिला के बारे में बात करें। पुरुष है तो ही आ जाएगा, महिला है तो शी आ जाएगा। नॉन लिविंग अगर है तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इट, मतलब निर्जीवों के लिए यूज़ करते हैं इट। ठीक है, तो ऐसे करके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है। अभी इसी में भी आपको ये पता होना चाहिए कि प्लूरल क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। तो आई का बहुवचन हम लेते हैं, प्लूरल लेते हैं वी। यू का प्लूरल फॉर्म यू ही रहता है। ही का, शी का और इट का जो प्लूरल है वो बनता है दे। एक बार फिर से बता देता हूं कि फर्स्ट पर्सन का मतलब स्पीकर है, स्पीकर का मतलब मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं फर्स्ट पर्सन हुआ तो आई को अगर आप प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा वी। सेकंड पर्सन में जो सामने वाला होगा, सामने वाला हमेशा यू ही होता है। हिंदी में 2 चीज़ें होती हैं, तुम या आप। अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, यू ही यूज़ करेंगे। प्लूरल लो, सिंगुलर लो, यू होगा, मतलब सामने एक व्यक्ति हो या एक से अधिक को, आपको यू ही यूज़ करना है। थर्ड पर्सन में टॉपिक होगा। टॉपिक में अगर लिविंग ऑब्जेक्ट है तो ही और शी, मेल या फीमेल। अगर नॉन लिविंग है तो इट, और अगर इनका किसी का भी प्लूरल करना हो तो दे। अब मैं अगर आपको पीछे की स्लाइड पर लेकर चलूं, पहले इसको नोट कर लें आप एक बार। अगर पीछे की स्लाइड पर लेकर चलूं और मैंने कहा था कि ही यहां पे प्रोनाउन है, अब आपको यह समझ में आ गया कि ही यहां पे थर्ड पर्सन हो रहे हैं, क्योंकि अभी हमने निकाल लिया थर्ड पर्सन है। तो प्रोनाउन ये भी होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अच्छा, प्रोनाउन इतने ही नहीं होते हैं, प्रोनाउन और बहुत सारे हैं। कैटेगरीज की बात हम बाद में करेंगे, फिलहाल केवल आप समझ लें दिस, दैट, दीज, दोज, इन शब्दों को भी हम प्रोनाउन कहते हैं। ये एडजेक्टिव्स भी होते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सब क्लियर होता जाएगा। प्रोनाउन ईच भी होता है, ईदर, जिसको आप आइदर भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, नीदर या नाइदर, ये भी प्रोनाउंस हो सकते हैं। अलग अलग कैटेगरी है, ये कैटेगरी अलग है, ये कैटेगरी अलग है। प्रोनाउंस ये भी होते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्ज, या फिर योर सेल्फ या योर सेल्ज,
या फिर हिमसेल्फ या हरसेल्फ या इटसेल्फ या देमसेल्व्स, ये एक अलग कैटेगरी है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन कैटेगरी है। एक बार आपको नाम से मतलब नहीं है, ये चीज़ें प्रोनाउन है। इसके अलावा अगर देखें तो प्रोनाउन ये भी होते हैं, समवन, एनीवन, एवरीवन, नो वन, ये भी प्रोनाउन है। इसमें नबडी, एवरीबडी, एनीबडी, समबडी भी ले सकते हो, केवल वन भी हो सकता है, ऑल भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भी प्रोनाउन ले सकते हैं। थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको। तो प्रोनाउंस ये भी हो सकते हैं, ईच अदर या वन अनदर, ये भी प्रोनाउन है। ये एक अलग कैटेगरी है, ऊपर वाली एक अलग कैटेगरी हो गई। इसके अलावा हम प्रोनाउन ये भी ले सकते हैं, हु, विच, दैट। तो इन शब्दों को हम प्रोनाउन कहते हैं। फिलहाल के लिए केवल आपको ये शब्द ध्यान रखने हैं, कौन सी कैटेगरी है। विल कम टू नो अबाउट दोज थिंग्स ऑल्सो, लेकिन जब हम पढ़ेंगे इस चीज़ों को प्रोनाउन में तब बात करेंगे। तो ये सब आप चाहें तो नोट करें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, वैसे इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, वहाँ से देख लेना आप। नेक्स्ट देखें, ये काम का है अगला, हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट है, हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स। मैंने आपको ये समझाया था कि इस वर्ड को पढ़ने का तरीका है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है। क्योंकि ए और जे के बीच में जब डी लगाते हैं तो डी का उच्चारण हमें नहीं करना होता। क्या बताया मैंने, ए और जे के बीच में अगर आप डी लगाते हैं तो डी को आप भूल जाएं, एडजेक्टिव। ऐसे ही एक वर्ड होता है एडजस्ट, इसमें भी डी है तो डी को हटा देंगे। एक वर्ड होता है एडजेसेंट, इसमें भी हम डी को म्यूट कर देंगे, ठीक है। तो ये हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण, ठीक है। विशेषण कैसे पहचानेंगे, विशेषण के नाम से स्पष्ट है क्या काम करता है, विशेषता बताएगा। ऐसा शब्द जो काम करे विशेषता बताने का, वो कहलाता है विशेषण। किसकी विशेषता बताएगा, मैं फिर बताऊं कि हिंदी व्याकरण में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है। जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उनको बोलते हैं विशेषण। विशेषता बताने का सीधा सा मतलब मैं ये कहूँ कि इनके बारे में कुछ और शब्द आ जाए, वही विशेषण है। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं अगर यूँ लिखता हूँ, अमित इज टॉल, तो इन तीन शब्दों, जो ये सेंटेंस तो बन गया है, इन तीन शब्दों में अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड आउट करने हो जो अब तक हमने सीखा है, तो अमित हो जाएगा नाउन, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का है नाम, ठीक है। इज पता है आपको वर्ब है, कौन सी वर्ब है वो बात की कैटेगरी है, बात करेंगे बाद में। टॉल है वो किसके लिए आ रहा है, ये प्रश्न पूछना है अपने आप से आपको कि टॉल यहाँ अमित के लिए आ रहा है या इज के लिए आ रहा है। तो ये टॉल जो है अमित के लिए आ रहा है। अमित क्या है, नाउन, और नाउन के स्थान पर नहीं आ रहा। नाउन को एक जो मीनिंग है उसके मीनिंग में थोड़ा सा एक्सटेंशन है, थोड़ा सा बढ़ा रहा है मीनिंग को, तो ये टॉल यहाँ पे एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर मैं ये लिखता हूँ, ही इज इंटेलिजेंट, तो आपने अभी देखा कि ही किस कैटेगरी में आता है, प्रोनाउन की कैटेगरी में। प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन है, तो आप कहेंगे थर्ड पर्सन है। इज है वो वर्ब है, तो ये हो गया प्रोनाउन आपका, ये हो गई आपकी वर्ब। इंटेलिजेंट जो शब्द है इसका यहाँ पे काम है इस प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, इस प्रोनाउन की विशेषता बताना, ठीक है। इंटेलिजेंट का सीधा सा संबंध है ही से, तो इसलिए इंटेलिजेंट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव।
क्योंकि प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। विशेषता बताने का सीधा सा मतलब ये है कि आप किसी शब्द के मीनिंग को एक्सटेंड करते हो, किसी शब्द के मीनिंग को बढ़ा देते हो। तो यहाँ अमित के मीनिंग को आपने थोड़ा सा एक्सटेंड किया, यहाँ ही के मीनिंग को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो टॉल भी एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। तो एक तो सीधी सी कहानी समझ में आई आपको कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो शब्द जानकारी देते हैं थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा, उसको हम बोलते हैं विशेषण, या नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार ये डेफिनेशन भी आप लेकर चल सकते हो, उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसको नोट कर सकते हैं आप। कुछ और तरीके बताऊंगा कि कैसे एडजेक्टिव निकाल सकते हैं, लेकिन याद रखें ये जो चल रहा है हमारी सीरीज, जिसमें क्लास नंबर 3 ये है, एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत उपयोगी है। बैंकिंग के लिए जिन एग्जाम्स में ग्रामर आपसे पूछी जाएगी, पूरी ग्रामर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहली डेफिनेशन कि एडजेक्टिव कैसे पहचाने। अब देखिए, एडजेक्टिव को पहचानने का एक तरीका और है। अगर आपने पिछली क्लासेस ली हैं, जो कि आपको एक प्लेलिस्ट भी बनाकर दे रखी है, इंग्लिश फॉर बैंक एंड एसएससी के नाम से, वहाँ पर भी मिल जाएगी। इसमें आपको सेकंड, जो मैंने पहले पढ़ाया था शायद सेकंड क्लास में या फर्स्ट क्लास में, नाउन की जब पहचान हमने सीखी थी, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर सेंटेंस में कहीं पर आपको डिटर्मिनर मिलता है, वेरेवर यू सी अ डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बारे में मैंने जानकारी दी थी कि आर्टिकल्स जो हैं वो डिटर्मिनर में ही आते हैं। आर्टिकल्स के अलावा कुछ और शब्द भी होते हैं, सम, एनी, मैनी, मच, वेरियस, सेवरल, लिटिल, फ्यू, ईच, एवरी, ये सारे शब्द भी क्या हैं, डिटर्मिनर्स हैं। डिटर्मिनर के बाद अगर आपको एक शब्द दिया हुआ है तो मैंने आपसे कहा था कि वो शब्द कहलाएगा नाउन। और थोड़ा अगर आपने गौर किया हो तो मैंने वहां पे ये भी मेंशन किया था कि अगर यहां पे दो शब्द दे रखे हैं, इफ वी हैव गॉट 2 वर्ड्स आफ्टर डिटर्मिनर, तो 2 शब्दों में दूसरा शब्द है वो तो कहलाएगा नाउन। और इससे पहले चूंकि हमने ये सीखा अभी कि नाउन की विशेषता बताने वाला, विशेषता का मतलब है नाउन के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा मीनिंग देने वाला, तो नाउन से पहले शब्द क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि एडजेक्टिव आएगा। तो ये हो गया एडजेक्टिव। और अगर 3 शब्द हों तो मैंने आपसे कहा था कि तीसरा शब्द है वो कहलाता है नाउन। नाउन का जो मॉडिफायर है, नाउन की विशेषता बता रहा है, वो आपका हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा वो एडवर्ब। तो ये बात हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से नोट कर लेना, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव के बारे में। ठीक है, तो इसको फिर से नोट कर लो कि आप कैसे एडजेक्टिव को पहचान सकते हैं। अगर एक शब्द है डिटर्मिनर के बाद तो वो कहलाएगा नाउन। 2 शब्द हैं तो दूसरा शब्द नाउन है, इससे पहले वाला शब्द एडजेक्टिव है। 3 है तो तीसरा नाउन है, दूसरा एडजेक्टिव है, इससे पहले वाला शब्द क्या है, एडवर्ब है। ऐसे करके आप नाउन को, एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एडवर्ब जब नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ेंगे तो वहां पे आ जाएगा। अब मैं एक एग्जाम्पल डालता हूं और देखना कितना कारगर है ये तरीका। जैसे मैं लिखूं, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब मैं इस वाक्य में आपसे इतना जानना चाहूं कि आपने जो कुछ भी मेरे साथ पिछली 2 क्लासेस में और इस क्लास में अब तक सीखा है उसको आप मार्क करें। तो आप कहेंगे कि ही है प्रोनाउन, ये आपने सीख लिया। मैं आपसे अगला बात पूछूं कि ही कौन सा प्रोनाउन है, तो आपका आंसर होगा कि थर्ड पर्सन है, क्योंकि टॉपिक है जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन। इज है, ये वर्ब है, ये पता है आपको। ए है आर्टिकल, आर्टिकल को हम डालते हैं किस कैटेगरी में, डिटर्मिनर की कैटेगरी में। ठीक है, अब आप देखिए कि आर्टिकल के बाद में 3 शब्द हैं, एक वेरी है, दूसरा इंटेलिजेंट है और तीसरा स्टूडेंट है। तो तीसरा जो शब्द है, द थर्ड वन विल बी कॉल्ड नाउन। ऊपर वाले के हिसाब से देख लें आप, नाउन का मॉडिफायर ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का मॉडिफायर वेरी हो जाएगा एडवर्ब। तो ऐसे करके 3 चीज़ें आ गई आपकी। ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ, अगर आर्टिकल के बाद, डिटर्मिनर के बाद 3 शब्द हैं तो तीसरा शब्द नाउन, ये देखिए आप इधर वाला, ये नाउन है, नाउन से पहले ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले ये एडवर्ब है। तो ठीक इसी तरीके से नाउन है, यहाँ भी एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब है। ये एक एग्जाम्पल नोट करें, एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। शी इज या शी हैज़ गॉट
शी हैज़ गॉट एन एब्सोल्यूटली ग्रेट टैलेंट। ये एक सेंटेंस लिखा मैंने, शी हैज़ गॉट एन एब्सोल्यूटली ग्रेट टैलेंट। यहां पर भी अगर हम मार्क करें वॉट एवर वी हैव लर्न्ड सो फार, तो यू विल मार्क शी एज अ प्रोनाउन, राइट, एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फीमेल के लिए यूज होने वाला प्रोनाउन। हैज़ गॉट है, ये पूरा ही वर्ब है, वो अलग बात है, ये हेल्पिंग है, ये मैन है, ये सब कुछ चीज़ें हम वर्ब की आइडेंटिफिकेशन में आएंगे तो आई विल लेट यू नो। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, ठीक है। एन है, ये आपका हुआ डिटर्मिनर, ठीक है। इसके आगे 3 शब्द हैं, तीसरा शब्द नेचुरली नाउन मार्क करेंगे, नाउन के पहले वाला एडजेक्टिव मार्क करेंगे, एडजेक्टिव से पहले वाला एडवर्ब मार्क करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप एडजेक्टिव निकाल सकते हैं। तो इन 2 एग्जांपल्स में हमारे पास 2 एडजेक्टिव्स आए, एक इंटेलिजेंट आया और एक ग्रेट आया। तो 2 चीज़ें सीख ली, एक नाउन प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे, दोज वर्ड्स विल बी कॉल्ड नाउन, और दूसरी चीज़ हमने सीखी, इफ़ वी हैव गॉट अ डिटर्मिनर इट मीन्स डेफिनेटली देयर विल बी अ नाउन, एंड इफ देयर आर 2 वर्ड्स स्टोरी बिगिंस हेयर ओनली। अगर एक ही शब्द है तो एडजेक्टिव की बात ही नहीं करेंगे, एडजेक्टिव की बात करेंगे व्हेन वी हैव गॉट 2 वर्ड्स। 2 वर्ड्स अगर हैं तो पहला शब्द है वो एडजेक्टिव होगा, सेकंड नाउन होगा, 3 वर्ड्स है तो थर्ड वन नाउन होगा, पहले वाला एडजेक्टिव, उससे पहले वाला एडवर्ब। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप या फिर PDF से देख लीजिएगा, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका नंबर 3, थर्ड तरीका कि कैसे आप निकालेंगे। तो एक शब्द आपने सुना होगा स्कूलिंग में, शब्द है डिग्री, सुना होगा। पुलिस वाले जो टॉर्चर करते हैं 3rd डिग्री टॉर्चर, तो उसमें 3rd डिग्री का मतलब है कि पिटाई या पनिशमेंट की इंटेंसिटी 3rd लेवल पर है, अच्छे स्तर पर, मतलब बढ़िया स्तर पे वो पनिशमेंट का स्तर बढ़ा देते हैं। तो डिग्री का मतलब स्तर से है। डिग्री 3 तरह की होती हैं, 3 तरीके की डिग्री होती हैं। एक डिग्री होती है पॉजिटिव, एक डिग्री होती है कंपैरेटिव, और एक डिग्री होती है सुपरलेटिव। ऐसे करके डिग्री होती हैं 3, ठीक है। तीनों ही स्तर बताएंगे। जैसे हम कहते हैं टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, हम कहें फैट, फैटर, फैटेस्ट, हम कहें गुड, बेटर, बेस्ट, तो वो डिग्री है। कोई एक चीज़ किसी स्तर पर है, उससे बड़े स्तर पर जाओगे तो कंपैरेटिव है, उससे बड़े स्तर पर जाओगे सुपरलेटिव है। खैर अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे, अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ डिग्री शब्द अगर आपने सुना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3 प्रकार की डिग्री होती हैं। अब ये 3 डिग्रीज एक्चुअल में बनती किसकी है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ऐसे करके मैंने 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड कैटेगरीज मैंने आपको लिखाई थी। उन वर्ड कैटेगरीज में 9 जो शब्द हैं उनमें से केवल 2 की ही डिग्री बनती है। वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? एक है एडजेक्टिव और दूसरा शब्द है एडवर्ब। इन 2 के अलावा डिग्री किसी की नहीं बनेगी। तो अगर आप किसी शब्द को देखकर उसकी डिग्री बना सकते हो, इट मीन्स वो या तो एडजेक्टिव है और या फिर वो एडवर्ब है। बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी शब्द की डिग्री फॉर्म कर सकते हो, डिग्री को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, तो इसका मतलब मान लेना कि वो या तो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। जब आप यहाँ तक पहुँच गए कि 50-50 मामला हो गया, एडजेक्टिव भी हो सकता है एडवर्ब भी, तो आपको पहले वाला जो तरीका है उसमें जाना है। कौन सा तरीका बताया? कि नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करे वो एडजेक्टिव है। तो फिर आप देखना कि वो शब्द है वो नाउन प्रोनाउन के लिए आ रहा है क्या। अगर नाउन या प्रोनाउन के लिए आ रहा है तो निश्चित रूप से वो एक एडजेक्टिव होगा। यहीं से शुरू कर दें आप पहचानना। टॉल, टॉल की डिग्री बनती है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ठीक है। तो ये या तो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। किसके लिए आ रहा है? तो मैंने कहा नाउन के लिए आ रहा है। नाउन के लिए आ रहा है इसका मतलब निश्चित रूप से एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। इंटेलिजेंट तो डिग्री बना सकते हैं, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, डिग्री बन रही है। डिग्री बन रही है तो एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा। आ रहा है ही के लिए, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, प्रोनाउन के लिए आ रहा है। दूसरे वाले में मैंने यूज़ किया है, एक इंटेलिजेंट शब्द एडजेक्टिव हमने निकाला था,
दूसरा ग्रेट निकाला था। इसकी डिग्री अभी हमने बनाई, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट। डिग्री बन रही है, इसका मतलब एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। चूंकि ये आ किसके लिए रहा है, स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट कैसा है, इंटेलिजेंट है। स्टूडेंट को हम मार्क कर चुके हैं पहले ही कि नाउन है, नाउन की विशेषता बताएगा, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है। इधर वाले में आएंगे तो ग्रेट की डिग्री बनती है ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, तो मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब है। आ किसके लिए रहा है, टैलेंट के लिए। टैलेंट क्या है, नाउन है, नाउन की विशेषता, इसका मतलब एडजेक्टिव है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आ गया कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा वो एडजेक्टिव, और अगर डिग्री बनेगी तो पक्का वो एडजेक्टिव। ठीक है, तो ऐसे करके, और थोड़ा सा अगर आप यहीं से ध्यान रख सकें तो क्वालिटी एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव की एक पार्ट होता है क्वालिटी एडजेक्टिव, केवल उसी की डिग्री बनती है, बाकी किसी की डिग्री बनती भी नहीं है। 3 तरीके। नंबर 4 है, आप डिग्री बना सकते हैं। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, सफिक्स से भी पहचान कर सकते हैं। ये एक्चुअली मॉर्फोलॉजिकल रूप होता है। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब है किसी सफिक्स को जोड़कर आप उस शब्द को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सफिक्स के माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं कि वो एडजेक्टिव है कि नहीं। तो कौन कौन से ऐसे सफिक्स होते हैं, लेट्स सी। एक सफिक्स हो सकता है फुल, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड हैं, जो फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम्स में बार बार में आएंगे, आपके सामने एग्जाम्पल्स में आएंगे, उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ। एक हो सकता है लेस, चूंकि फुल आ गया तो लेस भी हो जाएगा, फुल का ऑपोजिट होता है लेस। इसके अलावा अगर OUS आ गया तो एडजेक्टिव हो सकता है। अच्छा, ये हो सकते हैं, ऐसा नहीं है ठप्पा लगा दिया कि होगा ही, निश्चित नहीं है, हो सकते हैं, जनरली ऐसा संभव है। लैंग्वेज में कोई भी चीज़ आप ये नहीं कह सकते पक्का ऐसा ही होगा, बहुत सारी नई चीज़ें निकल कर आ जाएंगी, लेकिन जनरली 90% केस में तो ये शब्दों से एंड होंगे तो वह एडजेक्टिव होंगे। सफिक्स क्या है मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, नाउन के अंदर बताया था मैंने कि जो रूट वर्ड है उसके बाद जुड़ने वाले शब्द हैं, जिसको हिंदी व्याकरण में प्रत्यय नाम दिया जाता है, वो सफिक्स हैं। ठीक है, तो फुल, लेस, OUS। इसके अलावा IVE कर दोगे तो वो भी एडजेक्टिव हो जाएगा। पहले इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कलरफुल या पेनफुल। इसी तरीके से यहां पे पेनलेस कर सकते हैं, ठीक है, हार्मलेस कर सकते हैं। हालांकि फुल एंडिंग कुछ नाउन भी होते हैं, बैगफुल, स्पूनफुल। जब नाउन पढ़ाऊंगा तो वहां पे वो एग्जांपल्स आएंगे, आप फिर पूछेंगे कि सर ये फुल एंडिंग है, नाउन कैसे हुआ। वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, उनका डिफरेंट तरीका है, बता दूंगा कैसे है। बाकी ये जो है ये एडजेक्टिव्स हैं। इधर देखेंगे तो आप जैसे स्पेशस, SPACIOUS, एक स्पेशस SPECIOUS, दोनों में अंतर है। एक वर्ड तो हम यहाँ से सीखेंगे नया। एक हम जैसे कर सकते हैं प्रोटेक्टिव, एक वर्ड हम कह सकते हैं डिफेंसिव, तो ये एडजेक्टिव है, लिख सकते हैं आप इन सभी को। और बहुत सारे सफिक्स हो सकते हैं, लेकिन ये वो वाले सफिक्सेज हैं जो बार बार में आपके, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैं अखबार पढ़ा रहा हूँ तो अखबार में आपको बताता हूँ कि ये पार्ट ऑफ स्पीच, ये वर्ड कैटेगरी है, तो उस वर्ड कैटेगरी में बार बार में ये वाले रिपीट होते हैं। ठीक है, हम इस शब्द की चर्चा करेंगे। स्पेशस, स्पेशस दोनों सेम हैं, बस फ़र्क इतना है, एक में ए है और एक में ई है। ठीक है, इसके अलावा भी लिख सकते हैं आप, एक लाइक लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं लाइक। लाइक जैसे हम कहते हैं चाइल्ड लाइक, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। मैन लाइक, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। कई बार LY लगकर भी आ जाता है। जनरली हमने यही सुना है कि LY लगकर एडवर्ब बनते हैं, कई बार एडजेक्टिव भी बन जाता है LY लगकर। नहीं लेंगे, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, जब एडवर्ब पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, कई बार AL लगकर एडजेक्टिव बना देते हैं आप, AL से एडजेक्टिव बना देते हैं। AL से कैसे बनेगा, जैसे नेशनल, कम्युनल। ठीक है, कम्युनल क्या होता है, सांप्रदायिक कह सकते हैं, नेशनल राष्ट्रीय।
एबल लगकर एडजेक्टिव बन सकता है, एबल जैसे कमेंडेबल, ये दूसरा वर्ड मिल गया आज के लिए आपको, कमेंडेबल कह सकते हैं, या फिर एबल लगकर और देख लीजिए आप कोई वर्ड, कन्फ्यूजेबल कह सकते हैं, अंडरस्टैंडेबल कह सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल कह सकते हैं, अनकाउंटेबल कह सकते हैं, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। तो हमने फोर्थ एक तरीका सीखा कि एडजेक्टिव सफिक्स से भी पहचाना जा सकता है। अब मैं दो शब्दों की चर्चा कर लेता हूं बीच में, जो कि मैंने कहा था वो कैब डिस्कस करेंगे, तो वो कैब साथ साथ में ये भी लेके चलते हैं। ये जो शब्द है स्पेशस, इसका मतलब होता है जाली या नकली, इसका मतलब है जाली या नकली। इसके लिए फेक यूज कर सकते हैं, इसके लिए फोर्जरी यूज कर सकते हैं, इसके लिए शैम यूज कर सकते हैं, इसके लिए काउंटरफीट यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है जाली या नकली। जो हम हिंदी में बोलते हैं फर्जी, वो फोर्जरी शब्द होता है। तो ये अंग्रेजी का शब्द है फर्जी शब्द, तो हम आम बोलचाल की भाषा में बोल जाते हैं फोर्जरी। ये जाली या नकली। जो ऑथेंटिक है उसका ऑपोजिट है, उसका एंटोनिम है। जो असली है उसका ऑपोजिट है स्पेशस। शैम है भाई, शेम नहीं है, ई लगा दोगे तो शेम हो जाएगा, नाउन बन जाएगी, शर्म हो जाएगा, ये शैम है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक वर्ड था ये कमेंडेबल। ये वाला स्पेशस क्या होता है? ये स्पेस से बनता है। स्पेस होता है शब्द स्पेस, SPACE। स्पेस का मतलब स्थान, और जो जहाँ पे खूब स्थान हो उसको स्पेशस, खुला खुला स्पेशस उसको बोलते हैं। ये स्पेशस जाली नकली है, ये काम का था। एक है कमेंडेबल। कमेंडेबल कमेंड से बनता है, कमेंड वर्ब है, तो कमेंडेबल जो है वो है प्रशंसा के योग्य, इसको बोलते हैं एडमिरेबल। प्रशंसा के योग्य, एडमिरेबल, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं लॉडेबल, ये भी प्रशंसा के योग्य होता है। कमेंडेबल कह सकते हैं, लॉडेबल कह सकते हैं, ठीक। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रशंसनीय। तो ये दो शब्द हमें नए मिले, उसकी जानकारी। बेहतर होगा कि आप वोकैब की नई नोटबुक डाल लें जिसमें वोकैब अलग से चलती रहे, ठीक है। तो ये पहचान करने का तरीका है। थोड़ा सा मैं और बता दूं, अगर आपने कोई बेसिक बुक्स पढ़ी हैं, जैसे रेन एंड मार्टिन अगर पढ़ी हैं आपने, तो रेन एंड मार्टिन में शुरुआत के जो चैप्टर्स हैं नाउन फॉर्मेशन के, नाउन को बनाने के तरीके, वो दे रखे हैं। उसमें कुछ एक्सरसाइजेज दे रखी हैं, शायद 1 से 5 तक की एक्सरसाइज हैं। उसमें आपको एडजेक्टिव से नाउन बनाना और वर्ब से नाउन बनाना, ये सब दे रखा है। तो एडजेक्टिव और नाउन में रिलेशन है, मतलब एडजेक्टिव से नाउन बनाया जा सकता है। मैं कुछ वो भी एग्जाम्पल्स बता दूं ताकि आप दोनों के अंदर संबंध जान सकें, वो एक एक्स्ट्रा जानकारी है। जैसे मैं एक शब्द लिखूं हाई, एक शब्द लिखता हूं मैं जैसे वे, वेई बोलते हैं इसको, वेई, ठीक है। एक शब्द लिख दिया मैंने फ्री, एक लिख दिया जैसे मैंने लॉन्ग, ठीक है। एक शब्द लिख दिया जैसे मैंने सर्व, एक लिख दिया वाइज, एक लिख दिया मैंने वाइड, एक लिख दिया ब्रॉड, ठीक है। हालांकि ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा गहराई से शुरुआत से पढ़ के आप केवल अगर इसी को पढ़ाने के इच्छुक है इंग्लिश, तो ज़्यादा समझ में आना चाहिए आपके लायक। मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि रिलेशन होता है आपस में। पहले तो ये वर्ड्स जो हैं उनका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो लिख देता हूँ। ये एक एडजेक्टिव है, वेई
इसको वे ही पढ़ते हैं, वे नहीं पढ़ते। आपको जब इसको डिक्शनरी में सर्च करोगे, अगर मोबाइल में एक अच्छी डिक्शनरी आपके पास है, गूगल करोगे इसको मान लो, तो जो पहला एक विकल्प निकलेगा क्रोम पर, वो निकलेगा इसको ऐसे लिख के वे। लेकिन उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन ऐसे नहीं सीखा जाना चाहिए। फोनेटिक्स होते हैं इसके लिए, कभी मौका मिलेगा पढ़ा दूंगा उसको भी। उसमें अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको ये साउंड मिलेगा ऐसे करके ई आई, तो ये ए ई होता है साउंड। कौन सा साउंड है? ए ई। तो ये वे ही है, वे नहीं है। इसका मतलब होता है वजन तोलना, ठीक है, ये वर्ब है। फ्री ये एडजेक्टिव है, लॉन्ग ये एडजेक्टिव है, सर्फ ये आपका एडजेक्टिव नाउन है। ये तो नाउन ही है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूं कि एडजेक्टिव और वर्ब से भी आप नाउन प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इनमें कोरिलेशन है। वाइज है ये एक एडजेक्टिव है, वाइड है ये एक एडजेक्टिव है, ब्रॉड है ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इससे नाउन बनाते हैं। देखो हाई से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हाइट की स्पेलिंग गड़बड़ हम इसीलिए कर जाते हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा सोचते हैं कि केवल टी जोड़ देंगे, HIGST। एक्चुअल में इसकी स्पेलिंग ये बनती है HEIGST, हाइट। तो ये स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। कहीं किसी एग्जाम में आपसे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछे जा सकते हैं, वहाँ पे आप ध्यान रखेंगे HEIGST बनता है हाइट, हाई, हाइट, ठीक है। इसका उच्चारण भी यहाँ पे आ ई, हा ई, तो यहाँ पे हा इट, आ ई का ही उच्चारण है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वेई, तो यहाँ बनेगा वेट। हालांकि आ तो सब कुछ सेम रहा है, स्पेलिंग सेम लग रही है आपको कि यहाँ H है, यहाँ W है, बाकी स्पेलिंग में 8 है, यहाँ भी 8 है, लेकिन इसको पढ़ते हैं हाइट, इसको पढ़ते हैं वेट। वेट जिसको बोलते हैं आप, वेट, वैसे इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बनेगा। ये वजन है, ये नाउन बन गया। मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि वर्ब से और एडजेक्टिव से नाउन बनाया जा सकता है, तो ये कोरिलेटेड चीज़ें हैं। ये आपके नाउन हैं, ये एडजेक्टिव्स थे। फ्री से नाउन बनेगा तो बनेगा फ्रीडम, लॉन्ग से बनेगा तो बनेगा लेंथ, वाइज से बनेगा तो बनेगा विजडम, वाइड से बनेगा तो बनेगा विड्थ, और इससे बनेगा तो बनेगा ब्रेड्थ। तो एडजेक्टिव से नाउन। जब आप बेसिक बुक्स पढ़ते हैं, इन एक्सरसाइजेस से गुजरते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि बचपन की चीज़ें हैं, क्यों पढ़ें हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। लेकिन वास्तव में सीखनी है इंग्लिश। अगर आपको ये देखना है कि हर चीज़ आपको कॉन्सेप्चुअल स्तर पे क्लियर हो, तो फिर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बुक्स पढ़नी चाहिए, हर एक छोटी छोटी एक्सरसाइज सॉल्व करनी चाहिए। करके देखना, मौका मिले तो रिन एंड मार्टिन की बुक, उसमें ये एक्सरसाइज दे रखी है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स होंगे वहाँ पे। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, उनको बना के देखना एक बार, आप पता लगेगा कि कोई चीज़ कैसे निकल कर आई है, ठीक है। ऐसे ही एक यंग है शब्द, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि यंग है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यंग एक एडजेक्टिव है। यंग से नाउन बनाओ तो क्या बनाओगे? यंग का नाउन फॉर्म क्या बनेगा? तो यंग का नाउन फॉर्म बनेगा यूथ। यंग से बनेगा यूथ, ठीक है। यंग का युवा, यूथ का युवावस्था। तो ये कुछ कोरिलेटेड चीज़ें हैं। इसका मतलब कोई शब्द कैसे बनता है, तो नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव सब कोरिलेटेड है, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप सभी कुछ सीखें। तो ये आपके एडजेक्टिव की पहचान करना मैंने सिखाया। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दूं जहाँ पे हम नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और प्रोनाउन ये तीनों निकाल पाएँ। जैसे देखिए, एक सेंटेंस हो जैसे अमन विल नेवर आस्क यू फॉर हेल्प एज he is a self-reliant person.
ये एक सेंटेंस हुआ। इस सेंटेंस में आपको जो अभी तक आपने सीखा है वो मार्क करने हो। जैसे और कुछ की बात नहीं कर रहा मैं कि आप एज का भी बताओ, फॉर का भी बताओ, इनको आप लीव असाइड, अलग छोड़ सकते हैं। बाकी शब्द देखिए, अभी आप जो बता सकते हैं वो अमन के बारे में बता सकते हैं, आप यू के बारे में बता सकते हैं, आप ही के बारे में बता सकते हैं, सेल्फ रिलायंट के बारे में बता सकते हैं और पर्सन के बारे में बता सकते हैं। ये जो मैंने इनबॉक्स किया है, इन शब्दों की जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि ये सब कुछ तो आप सीख चुके हैं। देखिए, अमन है किसी व्यक्ति का नाम है, निश्चित रूप से आपके भी यही आंसर होंगे, आपने सीख ही लिया है। नाम है तो ये नाउन है, ठीक है। यू है तो ये प्रनाउन है, प्रनाउन है और सेकंड पर्सन है, सुनने वाला होता है सामने वाला व्यक्ति, तो यू सेकंड पर्सन है। ही है, ये भी प्रनाउन है और ये थर्ड पर्सन है। आर्टिकल दे रखा है, डिटर्मिनर है ये, डिटर्मिनर के बाद दो शब्द हैं, सेल्फ रिलायंट एक शब्द है, पर्सन एक शब्द है, ये दोनों साथ में ही है। सेल्फ रिलायंट मैंने हाइफन बीच में ये लगाया छोटा सा डैश, तो सेल्फ रिलायंट पर्सन, पर्सन जो है वो नाउन है, क्योंकि जब डिटर्मिनर के बाद दो शब्द दे रखे हों, दूसरा नाउन होता है, इससे पहला एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप मार्क कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर कुछ वोकैब देखेंगे। एक सेंटेंस हो जैसे, राहुल was given a grand opportunity. राहुल was given a grand opportunity. आप फिलहाल बता सकते हैं राहुल के बारे में, ए के बारे में, ग्रैंड के बारे में, अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये मैंने जो एनसर्कल किया है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कौन सा शब्द क्या है। ठीक है, देखो, राहुल है व्यक्ति का नाम, तो ये नाउन है। ए है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद हैं दो शब्द, तो ये हो जाएगा आपका नाउन और ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो मेरे हिसाब से आपको एडजेक्टिव निकालना आ गया। प्रोनाउन है वो ज़्यादा कुछ खास नहीं था। अगले सेशन में हम एडवर्ब की चर्चा करेंगे, अभी कुछ वोकैब हम लिखेंगे। देखो, सबसे पहली चीज़ तो वोकैब को याद करना कैसे है। सबसे बेहतरीन तरीका क्या हो सकता है वर्ड्स को याद करने का? काफ़ी सारे तरीके हैं। वोकैबुलरी कैन बी लर्न थ्रू रूट वर्ड्स, इसको एटमोलॉजी बोलते हैं, रूट वर्ड्स बोलते हैं। यूट्यूब पर बहुत वीडियो हैं, हज़ारों वीडियो हैं रूट वर्ड्स के, उनसे आप याद कर सकते हैं। आप नेमोनिक ट्रिक से याद कर सकते हैं, ये स्टूडेंट्स को ज़्यादा लुभाता है नेमोनिक से। नेमोनिक का मतलब है कि कोई शब्द में कुछ जोड़ें, कुछ घटाएं, इसको रोचक तरीके से कहानी बनाएं ताकि आपके दिमाग में लंबे टाइम तक रहे। ट्रिक्स कह सकते हो आप एक प्रकार से। और एक है यूसेज, सेंटेंस में यूज के माध्यम से हम सीखें, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन है वो मैं एक बार काउंट नहीं करता, क्योंकि आपकी इंग्लिश इस स्तर पे शायद ना हो, बेसिक्स चल रहा है हमारा। तो यूसेज तो आप तब जाने जब आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आता हो। रूट वर्ड्स का करोगे तो बहुत सारे रूट वर्ड्स हैं, फंस के रह जाओगे बीच में। नेमोनिक से याद करोगे तो नेमोनिक से लगभग 100 वर्ड्स याद कर सकते हो आप। 100 वर्ड्स के बाद की कहानी किसी को समझ में नहीं आएगी। मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, जैसे एक वर्ड है रैकिश। रैकिश शब्द का मतलब होता है स्टाइलिश। रैकिश शब्द का मतलब होता है स्टाइलिश, ठीक है। अगर मैं इसको नेमोनिक ट्रिक से याद कराऊं तो मैं कह दूं कि कोई व्यक्ति है, कोई आपका मित्र है, कोई क्लासमेट है, उसका नाम है राकेश, और राकेश जी जो हैं बहुत अच्छे से स्टाइल में रहते हैं, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, चश्मा लगा के रखेंगे, स्टाइलिश रहते हैं। तो राकेश है वो रैकिश है और स्टाइलिश है। तो अभी के लिए तो बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है कि राकेश से रैकिश याद हो गया, स्टाइलिश याद कर लिया। लेकिन एग्जैक्टली अगर आप इसको देखेंगे कि ऐसे 100 वर्ड्स जब लिख लोगे तो आपको एक समय पर ऐसा होगा कि आपको केवल राकेश याद आएगा, रैकिश याद नहीं आएगा, कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे आप। तो सबसे बेहतर तरीका है रिवीजन बार बार में करना है। बार बार में इन वर्ड्स को अखबार पढ़ें, मैगजीन पढ़ें, नॉवेल्स पढ़ें, वहाँ पे आपको जो वर्ड्स दिखते हैं जितनी बार किसी वर्ड को देखोगे याद रह जाएगा।
वो सबसे बेहतरीन तरीका है। तो थ्रू रिवीजन आप इसको याद करें और कोशिश करनी है इस तक पहुंचने की। सबसे बेहतरीन तरीका यही है यूसेज, कि आपको सेंटेंस में यूज़ करना आ जाए। एक बार आपको पता लग गया पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन अगर आपको आ गया, तो छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर आप इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कैसे आपको याद करना है। अब कुछ वर्ड्स, जैसे मान लीजिए एक वर्ड लिया मैंने एमिएबल, बहुत कॉमन सा वर्ड है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिलहाल अगर मैं आपको पूछूं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ड कैटेगरी क्या है, तो वर्ड कैटेगरी अभी मैंने सिखाया कि जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव हो जाएगा ये, और इसका मतलब है फ्रेंडली। इसका मतलब क्या है, फ्रेंडली। फ्रेंडली का मतलब क्या होता है हिंदी में, मित्रवत। मित्रवत। और बहुत सिंपल वाक्य बनाएंगे आप, ही इज एन एमिएबल पर्सन, दैट्स इट। ज़्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सीधा सरल भाषा का प्रयोग करें, समझ जाएंगे। ही इज़ एन एमिएबल पर्सन, तो यहाँ पे मैंने इसको एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल किया है, क्या वो देख लो। एंड डिटर्मिनर है, दो शब्द हैं, ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। वह एक मित्रवत व्यक्ति है, मतलब उसका नेचर है वो फ्रेंडली है, वो अच्छे से बिहेव करता है, ऐसा कह सकते हो। तो पहला वर्ड हो गया आपका फ्रेंडली। एक शब्द हमने ले लिया, मान लीजिए इंडोलेंट। इंडोलेंट जो है वो भी एक एडजेक्टिव है। अभी मुझे तो वर्ड कैटेगरी इसकी पता है, बाकी वर्ड कैटेगरी हमेशा सेंटेंस पर ही डिपेंड करती है। हमेशा कोई भी पार्ट ऑफ स्पीच, कोई भी वर्ड कैटेगरी अगर आपको पता नहीं हो तो सेंटेंस देखकर ही बताया करें। सही तरीका तो वही है, ये तरीका सही नहीं है, हालांकि मेरे प्रैक्टिस में इसने मुझे पता है ये क्या चीज़ है। इंडोलेंट का मतलब होता है लेजी। लेजी का मतलब होता है आलसी। ठीक है, छोटे छोटे सेंटेंस बना के आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ ये सेंटेंस मैंने इंडोलेंट का बनाया है। ठीक है, ये आलसी होता है। मैं थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल पे लेके जाऊंगा कुछ दिनों के बाद वोकैब को भी, कि उस तरीके से आपको वोकैब याद करनी है। फिलहाल आप सेंटेंस बना के बताएंगे, एमिएबल का एक नया वाक्य बनाएंगे, इंडोलेंट का एक नया वाक्य बनाएंगे। ठीक है, एक सेंटेंस है, एक वर्ड है लुक्रेटिव, ये भी एक एडजेक्टिव है। लुक्रेटिव भी एक एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है बेनिफिशियल या प्रॉफिटेबल। क्या मतलब है, या तो इसका मतलब प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, या फिर इसका मतलब कर सकते हैं बेनिफिशियल, लाभदायक। मैंने कहा था एल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, तो एल लग रहा है। मैंने कहा था IVE एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, तो ये एडजेक्टिव है। मैंने कहा था एबल एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, तो भी एडजेक्टिव है। इनका मतलब हो गया हिंदी में लाभदायक। ठीक है, हार्मफुल का ऑपोजिट कह सकते हैं इसको आप, जो हार्मफुल हो, नुकसान करने वाले हो, उसका ऑपोजिट है लाभदायक, लाभ पहुंचाने वाला। छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे, जितना भी आपको फॉर्म करना आता हो सेंटेंस। एक वर्ड देखिए अगला, नंबर 4, म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट ये भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव है। एक वर्ड और ले लेते हैं, एक ले लेंगे यर्न, YEARN, ये है वर्ब। म्यूनिफिसेंट जो शब्द है इसका मतलब होता है जेनरस। जेनरस का मतलब होता है उदार या दयालु। उदार या दयालु। यर्न का मतलब होता है डिजायर, इच्छा करना। ठीक है, इच्छा करना, ललायित होना, किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा करना। तो 5 वर्ड्स हमने देखे हैं। कौन कौन से वर्ड देख लिए, एमिएबल, इंडोलेंट, एक वर्ड देखा एमिएबल, एक वर्ड देखा इंडोलेंट, एक वर्ड देख लिया लुक्रेटिव, एक वर्ड देख लिया म्यूनिफिसेंट, और एक वर्ड देख लिया यर्न। ऐसे करके हमने देखे हैं 5 वर्ड्स।
इनके पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है, यर्न को छोड़ दें, बाकी सभी के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए मैंने, वर्ब है। मैं मान लो एक सेंटेंस देता हूँ आपको, छोटी सी एक्सरसाइज करें। अगर एक सेंटेंस लिख दिया मैंने, एज ही इज डैश, ही नेवर wants to do any work, और आपको इनमें से फिल करना हो। बहुत सिंपल बात। अब हम आ रहे हैं तीसरे स्टेप पर। तीसरा स्टेप है कॉम्प्रीहेंशन। व्हाट डज कॉम्प्रीहेंशन मीन? यू हैव टू कॉम्प्रीहेंड और यू हैव टू अंडरस्टैंड द गिवन सेंटेंस, व्हाट एग्जैक्टली द सेंटेंस डिमांड्स, एंड इफ वी कम टू नो व्हाट एक्चुअली इट इज आस्किंग फॉर, तो हमें पार्ट ऑफ स्पीच का सहारा लेकर और भर देना है। तो यहाँ पे देखो एमिएबल कर दोगे, मान लो कि वह मित्रवत है, तो फिर ये वाला जो लाइन है वो सपोर्ट नहीं करेगी आपको कि वह कभी भी कोई काम नहीं करना चाहता। तो मित्रवत है तो ये तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो नहीं सकता। लुक्रेटिव कर दोगे तो लाभदायक है, इससे भी नहीं बैठेगा। म्यूनिफिसेंट कर दोगे वह दयालु है, उदार है, वह कोई काम नहीं करना चाहता, नेगेटिव हो गया। यर्न तो कमाना, जो कि वर्ब है, यहाँ तो वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, वर्ब लगाओगे तो आईएनजी फॉर्म में लगेगा कि वह इच्छा कर रहा है, ठीक है, तब लगेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा क्या? इंडोलेंट, कि वह आलसी है और वह कभी भी कोई काम नहीं करना चाहता। मैंने इसको कॉमा लगा दिया यहाँ पे, तो इसलिए वो कोई भी काम नहीं करना चाहता। तो ऐसे करके अगर सेंटेंस बना पाएँ आप तो सबसे बेहतर तरीका है। ये 5 वर्ड्स इस तरीके से लिखे हैं मैंने। एक एक्सरसाइज आप फॉर्म करके कमेंट बॉक्स में दीजिएगा इसका आंसर। सबसे बेहतरीन तरीका ये है। एक बार टिकलिश लग सकता है, डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन 5 और 6 डेज़ के बाद यही एक्सरसाइज आपको लगेगी सबसे बेहतरीन है। नेमोनिक ट्रिक्स मुझे तो लगता है कि उनको छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल याद नहीं करने चाहिए। ऐसे चैनल्स को नहीं देखना चाहिए जहाँ पे नेमोनिक ट्रिक्स से सिखाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद नहीं रह पाएंगी। रिटेन रखना चाहते हो, लंबे समय तक याद रखना चाहते हो, तो ये तरीका बहुत सही है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे एडवर्ब कैसे पहचानें।